प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अब किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा जब लगते हैं तो उनको लगाने का तरीका जो है वो दो तरह का है। या तो रेजिस्टेंस लगेंगे सीरीज में या रेजिस्टेंस लगेंगे पैरेलल में। तो पहले हम ये समझें कि सीरीज में कैसे लगते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, और पैरेलल में रेजिस्टर कैसे लगते हैं और उनको क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस बैटरी को मैंने यहां जोड़ दिया इस रेजिस्टेंस के साथ। तो यहां पे सर्किट में तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। अगर आपके पास इस तरह से तीन रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हों कि सब में से होके सेम करंट फ्लो होता हो, इस बैटरी से जब करंट I फ्लो होगा, मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो होगा। जब वो करंट आगे जाएगा तो इस रेजिस्टेंस से भी सेम करंट फ्लो होगा और अगले वाले रेजिस्टेंस से भी सेम करंट फ्लो होगा। इसका मतलब है जब भी रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हों कि उनके बीच में से सेम करंट फ्लो करता हो सभी में से, तो ऐसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है, हर रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए पहला वाला जो है, ये इसके साथ जुड़ा है यहाँ पे और ये इसके साथ जुड़ा है यहाँ पे। तो यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है, हो सकता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बैटरी है और इस बैटरी के मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज लगा दी मैंने 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये बैटरी जो है डायरेक्ट इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। बैटरी का सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल जो है R1 के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल इस R3 के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो R2 है, इसके साथ ना तो पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ना ही ये नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है अक्रॉस देयर दिस पॉइंट, ये जो पोटेंशियल है सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, अगर ये बैटरी डायरेक्ट जुड़ी होती इसके साथ तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना पोटेंशियल यहाँ पे, अगर ये E है यहाँ पे तो यहाँ पे E होना था, यहाँ पे उतना पोटेंशियल होना था। जितना अगर 12 वोल्ट यहाँ पे तो यहाँ 12 वोल्ट होना था, लेकिन वैसा नहीं है। इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये पता है कि करंट सेम फ्लो करता है। जब तक करंट सेम फ्लो करेगा जहां जिन जिन रेजिस्टेंस से, वो सीरीज में होंगे। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में होते कब होते हैं, जब उनके बीच में से करंट सेम फ्लो करता है, पर पोटेंशियल अलग अलग होता है। अब यहां से अगर हम ओहम्स लॉ की बात करें तो यहाँ पे V1 जो वोल्टेज जो है, अगर ये निकालनी हो तो कितनी आएगी, तो ओहम्स लॉ बोलता था V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V1 किसके बराबर होगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, यहाँ पे लिखते हैं V1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से V1 निकला I इंटू R1, तो आप लिखेंगे I इंटू R1। सिमिलरली आपके पास V2 आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस R2 वो कितना होगा, I इंटू R2। और यहाँ पे V3 किसके बराबर आएगा, V3 आएगा I इंटू R3। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। देखिए, अगर ये तीनों रेजिस्टर जो हैं, ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इन तीनों का सम जो है वो RS के बराबर होता, तो ये जो हमारे पास डायग्राम है वो इस तरह से बनता। और यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है I, और ये रेजिस्टेंस होता RS। अगर ये तीनों की जगह तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर आए, तो अब ये जो पॉजिटिव डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा है, नेगेटिव इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा है, तो यहाँ जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे है। तो ओहम्स लॉ बोलते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो E इक्वल टू IRS। ठीक है।
और ये जो हमने शुरू में यहां पे लिखा था V1 V2 V3, तो इसका मतलब यहां से जितनी आपने वोल्टेज अप्लाई की, यहां पे वोल्टेज डिफरेंट थी, यहां पे अलग थी, यहां पे अलग थी, पर इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये 12 वोल्ट अप्लाई किया है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 होगा, यहाँ पे अगर 6 होगा, तो 6 2 8 और ये बच गए 4 12। तो यानी कहने का मतलब है जितना आप यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करते हो बैटरी से, वो इन सबका जमा इसके बराबर ही होता है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से हमारे पास आया E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि V1 V2 V3 की वैल्यू भर दी और E की वैल्यू भर दी। तो E कितना आया? E आया आपके पास IRS, और V1 कितना है? IR1, IR2 और IR3। I कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। I कॉमन है, बाहर निकाल लिया। आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? RS के बराबर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी रेजिस्टर जो हैं अगर सीरीज में लगे होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उन तीनों को जमा कर दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं कि यहीं पे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस जो है ये 4 ओम का है, ये वाला जो है 6 ओम का है, और ये वाला जो ये 3 ओम का है। इस तरह से सीरीज में लगे हैं और हम बोले कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 3, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13। तो हम बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आएगा? 4 प्लस 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13 ओम। तो ये सिंपल आंसर है कि जब भी रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर में जब सीरीज में लगते हैं तो हम उनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। याद रखना, यहाँ C1 C2 C3 था और हम लिखते थे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर एक दूसरे से उल्टा है, यहाँ सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में रजिस्टर लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए हमारे पास फिर से 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3, और इनको मैंने इस तरह से कंबाइंड किया है, इस तरह से जोड़ा है, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इनका ये वाला सिरा जो है R1, R2, R3 का, इनको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब कभी भी हम रजिस्टर को पैरेलल में कब बोलेंगे? हमारे पास 2 या 2 से अधिक जब भी रजिस्टर लगाए होंगे, कनेक्ट किए होंगे, तो पैरेलल में कब होंगे? इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन रजिस्टर के अक्रॉस, जैसे रजिस्टर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना हमने अप्लाई किया है। अगर यहाँ 12 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ 12 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि देखिए रजिस्टर जो है इसका ये वाला सिरा डायरेक्ट जुड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से और ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से। तो जब डायरेक्ट जुड़ा होता है तो जितना पोटेंशियल यहाँ होता है उतना पोटेंशियल डिफरेंस वहां होता है, जब डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो ये R2 भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये R3 भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? सेम। अगर जितना E यहाँ पे है उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ, उतना यहाँ। तो इस केस में हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, लेकिन जब बैटरी जोड़ते हैं और यहां से करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है, तो जैसे करंट यहां इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस करंट को जाने के लिए आगे 3 रास्ते मिलेंगे। थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा R1 से, थोड़ा सा यहां से और थोड़ा सा यहां से। डिपेंड करता है कौन रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से कम करंट फ्लो करेगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये जो I करंट आया है यहां से आके थोड़ा सा हिस्सा I1 चला जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा I2 और थोड़ा सा इधर जाएगा I3। लेकिन ये तीनों जो हैं, इन तीनों को प्लस करें तो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर। क्योंकि यहां से मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, जब यहां पहुंचेगा तो हो सकता है इधर से 3 एम्पियर चला जाएगा, इधर से 5 एम्पियर का चला गया,
तो ये 3 और 5 हो गया 8, तो बाकी बचा 2 एम्पियर, वो यहां से जाएगा। तो ये तीनों को जमा करें तो आएगा I के बराबरी। तो इस केस में ये करंट अलग अलग होता है, तो ये तीनों का प्लस I के बराबर। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जब हमने ये बात सीरीज में की थी, सीरीज में क्या था, क्या अलग अलग था, उसमें वोल्टेज अलग अलग थी। एक में V1 V2 V3, तो हमने बोला था E इज इक्वल टू, वहां पे हमने लिखा था E इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3, ये फार्मूला लगा था वहां पे। इस केस में करंट जो है वो लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। अब यहां वोल्टेज कितनी है वो निकाले हम, क्योंकि हमने I1 निकालना है। I1 करंट कितना है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, ओहम्स लॉ, V इक्वल टू IR। यहां V की जगह क्या लिखा है E, तो E इज इक्वल टू I1 R1। तो यहां पे वोल्टेज कितनी है, तो आप बोलेंगे वोल्टेज तो सेम है E, यहां वोल्टेज सेम है E, यहां वोल्टेज E, तो हम यहां लिखेंगे पहले वाले केस में E इज इक्वल टू ओहम्स लॉ, E इक्वल टू I1 R1, तो आप लिखेंगे I1 R1। दूसरे केस में भी वोल्टेज E है, सेम है, E इज इक्वल टू करंट के I2 R2, तो आप लिखेंगे I2 R2। फिर यहां इस केस में लिखेंगे करंट E किसके बराबर, I3 R3, तो आपने लिखा E इज इक्वल टू I3 R3। यहां से I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से निकालते हैं। देखिए यहां से I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 इज इक्वल टू R1 इसके नीचे चला गया, तो आप लिखेंगे E डिवाइडेड बाई R1। उसी तरह से इस केस में देखें, ये आप लिखेंगे I2 किसके बराबर आया, E डिवाइडेड बाई R2, और इस केस में I3 किसके बराबर आएगा, E डिवाइडेड बाई R3। तो ये I1 I2 I3 की जो वैल्यूज आए, इनको इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू I1 की जगह लिखिए E अपॉन R1 प्लस I2 की जगह E अपॉन R2, और I3 की वैल्यू है E अपॉन R3। जब आपने ऐसा लिख दिया, उसके बाद आप मान के चलें कि ये जो 3 रेजिस्टर आपने पैरेलल जोड़े, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मान लीजिए RP, यानी तीनों को ऐड करके हमारे पास एक रजिस्टर बना दिया हमने, तीनों को हटा के एक लगा दिया जिनकी वैल्यू इन तीनों के बराबर है, उसको मैंने बोला RP। तो वो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए यहां पे एक ही रजिस्टर रहेगा, ये तीनों को प्लस कर दिया, मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर आ गया EP पैरेलल, सॉरी RP, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है। करंट फ्लो सर्किट से हो रहा है I, ये I यहां से जाएगा, तो E किसके बराबर है, E इज इक्वल टू IRP। तो इस केस में आपके पास ये इक्वेशन है, ये बनेगी E इज इक्वल टू IRP। यहां से I निकाल लीजिए, यहां से I निकालेंगे तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू E अपॉन RP। ये वैल्यू लीजिए और इस इक्वेशन में भर दीजिए। तो यहां पे I की जगह क्या लिखेंगे, E अपॉन RP इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3। E कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। E अपॉन RP इज इक्वल टू E बाहर निकाल दिया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। E से E कैंसल, हमारे पास है 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये जो हमारे पास फार्मूला बना, ये बना जब रजिस्टर हम पैरेलल में लगाते हैं। जब हम रजिस्टर पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है, उसका रेसिप्रोकल जो है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो तीनों रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट होगा, मान लीजिए RP, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम वैसे ही है जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। कैपेसिटर में सिर्फ ये था कि ये वाला फार्मूला सीरीज के लिए था और दूसरा पैरेलल के लिए था, और रजिस्टर में ये पैरेलल के लिए फार्मूला बनता है और डायरेक्ट जो ऐड करते हैं वो सीरीज के लिए बनता है। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास ये जो 3 रजिस्टर हैं, इस केस में मान लीजिए ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 3 ओम का है, जैसे हमने पहले माना था क्वेश्चन।
अब पहले भी हमने क्वेश्चन किया 4 6 3, जब सीरीज में लगाए थे तो इनको डायरेक्ट ऐड करते थे, 6 4 10 प्लस 3 13 ओम बना था। लेकिन अब इनको आपने पैरेलल में जोड़ा तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है 4 6 3, याद रखेंगे, यहाँ पे भर दें यहाँ पे, तो आपके पास ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल टू 1/4 1/6 1/3, क्योंकि 3 ही है हमारे पास, 4 ओम और 6 ओम और 3 ओम का। इनका एलसीएम ले लीजिए, आपके पास आएगा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये आपके पास आ गया 9/12। तो ये था 1/RP इसके बराबर। हमने आरपी निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, तो आरपी का उल्टा किया तो हाँ लिखा आरपी डिवाइडेड बाई 1 नहीं लिखना हमने, और इसका भी उल्टा करना पड़ेगा 12/9 ओम। तो इससे काट दीजिए तो आपके पास ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3.3 1.33 ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया 1.33 या 3 ओम, इतना लिखेंगे तो भी काफी है। ठीक है, तो आपने नोट किया कि जब हम रेजिस्टर को सीरीज में लगा रहे हैं, अब ये पहले वाला क्वेश्चन था आपका शुरू में, जब आपने रेजिस्टर को सीरीज में लगाया 4 ओम 6 ओम और 3 ओम, सीरीज में क्यों लगाते हैं? जब हमें सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में लगाइए, क्योंकि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल रहा है, आपने निकाला ये 13 ओम। जब आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो ये तो 4 ओम था, ये 6 था और ये 3 ओम था, तो सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ गया, कितना हो गया टोटल 13 ओम हो गया। लेकिन मेरे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम 6 ओम और 3 ओम, लेकिन मैं चाहता हूं कम रेजिस्टेंस, उनसे कम चाहता हूं, और कम रेजिस्टेंस मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उनको क्या लगाऊंगा पैरेलल में। तो जब मैंने पैरेलल में लगाया तो क्या हुआ, पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस निकला 1.33 ओम, यानी मेरे पास रेजिस्टेंस था एक 3 ओम का, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का और 3 ओम का, लेकिन सबसे कम 1.33 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में पैदा हुआ। कब? जब हमने तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया। इसलिए इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ाना है तो सीरीज में लगाइए, रेजिस्टेंस अगर सर्किट में कम करना है तो पैरेलल में लगाइए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 90 ओम इज कट इनटू 3 पार्ट्स। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 90 ओम और उसको काट दिया जाता है 3 हिस्सों में, इक्वल। द 3 इक्वल पार्ट्स जॉइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। जब आपके पास शुरू में वायर थी इतनी बड़ी और इसका रेजिस्टेंस था 90 ओम, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया आपने, यहां से ये 3 पार्ट में काट दिया। अब आपके पास एक वायर ये आ गई, एक वायर ये इतना सा, एक वायर ये इतना सा, 3 हिस्से हो गए। अब इन तीनों हिस्सों को आपने पैरेलल में जोड़ा तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना था 90 ओम। जब इनको काटेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में तो हर एक हिस्से में कुल कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 30 ओम इधर आएगा, 30 ओम इधर आएगा और 30 ओम इधर आएगा। अब इनको तीनों को, ये जो 3 टुकड़े किए हैं तार के, इनको हमने पैरेलल में जोड़ा। तो पैरेलल का हमारे पास फार्मूला क्या था, पैरेलल का फार्मूला था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसी को इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो हमने लिखा ये 1/30 1/30 प्लस 1/30, क्योंकि R1 इसका रेजिस्टेंस 30 है, R2 भी 30 है, R3 30 है, तीनों को ऐड किए तो 1 + 1 + 1 ये हो गया 3/30, काट दिए तो 1/10। तो यहां से आरपी निकालना, तो आरपी कितना आया, आरपी आया 10 ओम, इसका उल्टा कर दिया 10 ओम। तो आपने नोट किया कि अगर किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस 90 ओम है, उसको 3 हिस्सों में बराबर काटते हैं और उसके जो 3 पार्ट्स हैं उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल होगा 10 ओम। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के, उनको सीरीज में लगाते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है सीरीज में है तो टोटल कैसे निकालेंगे, सीधा ऐड कर देंगे। तो R1 + R2 + R3, तो तीनों को ऐड किया तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। एक तो आंसर ही आ गया। दूसरा उसने पूछा है कि अगर इन तीनों रजिस्टर को मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ दूं और बैटरी है हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट की,
ये बैटरी जोड़ दी 12 वोल्ट की। तो जब ये बैटरी 12 वोल्ट की जोड़ दी तो इन्होंने पूछा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर निकालिए, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज V1 है, यहाँ पे जो वोल्टेज V2 है, ये वोल्टेज V3 है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, वो निकालिए। तो हमें पता है कि V निकालने का फार्मूला क्या है, V1 निकालना होगा तो करंट तो सेम होगा, तो आप लिखेंगे I इंटू R1। उसी तरह से V2 हमने निकाला था, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, और V3 आपने निकालना है तो I इंटू R3। तो यहाँ पे आपके पास R1 R2 R3 तो है, लेकिन I पता नहीं है करंट कितना जा रहा है, तो आप करंट निकालेंगे। करंट निकालने का फार्मूला देखिए, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से I इक्वल टू V अपॉन आर। तो वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट दी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 6 ओम है, तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 2 एम्पियर करंट हो गया। तो करंट यहाँ से जो जा रहा है सर्किट में 2 एम्पियर, तो यहाँ पे भर दीजिए। तो आपके पास ये 2 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस पहले का कितना 1 है, दूसरे में 2 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस 2 है, तीसरे में करंट 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 3 है। तो ये आपके पास 3, ये 4 और ये 6, तो ये क्या गया वोल्टेज, 3 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। ऐड करो इनको, ये 2 वोल्ट, 2 और ये 4 और ये 6 वोल्ट, इनको ऐड करो, 6 4 10 और 2 12, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी लग गई है। तो ये पहली जो रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का होगा, सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस 4 वोल्ट का, और थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट का होगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm per centimeter। अ लेटर ए, दिस इज आपको ये लग रहा है ये इंग्लिश का अल्फाबेट में ए लिखा हुआ जैसे। अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर है, और रेजिस्टेंस क्या है 1 ohm पर सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ohm है। द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 20 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 20 सेंटीमीटर है। एंड क्रॉस पीस इन द मिडल, और बीच में जो क्रॉस पीस होता है मिडल में, इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वाइल द अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, और ये जो ऊपर एंगल बनता है, अपेक्स एंगल बोलते हैं इसको, ये 60 डिग्री का है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द लेग्स। इस लेटर की जो 2 लेग्स हैं, ये और ये, इसके 2 एंड पे, ए और बी एंड के बिटवीन, इन दोनों एंड के बीच में जो कुल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने इनके नाम लिख दिया, R1 R2 R3 R4 और ये R5। अब हमने ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करते हैं, ए और एक साइड बी लिखते हैं और बीच में रेजिस्टेंस को लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस पॉइंट पे मैंने लिखा ए, और ए से लेके यहां तक इनके मैं नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, इस पॉइंट को सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया। अब देखें क्या होता है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, और यहां पे मैंने लिख दिया डी, ए और डी के बीच में R1, ठीक है। और डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R5, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस R5, और एक है रेजिस्टेंस डी और सी के बीच में R2 और R3, यानी डी और सी के बीच में आपको नजर आ रहे हैं, एक 2 रेजिस्टेंस ये हैं और एक रेजिस्टेंस ये है। तो मैंने यहां से क्या किया, डी से गया सी तक बाया ओ होके एक रेजिस्टेंस लगाइए, फिर ओ आ गया, फिर एक रेजिस्टेंस लगाइए, फिर मैं यहां सी पे पहुंच गया, ठीक है। और उसी तरह से एक रेजिस्टेंस जो था वो यहां डी लिखा, यहां एक रेजिस्टेंस जो था डी से सी के बीच में R5 लग गया, ये R5 लग गया, ये तो ये हुआ R2, ये हुआ R3 और ये हुआ R5। C और B के बीच में R4 है, तो C और ये यहां पे लिख दिया B,
इसके बीच में एक और है, इसको मैंने बोल दिया R4। तो आप इस डायग्राम को फिर से आपने रीड्रॉ किया और यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि जैसे सपोज कर लीजिए A से करंट जा रहा है, तो R1 से करंट गया, जब यहाँ पहुंचा तो उस करंट को दो रास्ते मिले, एक ये और एक ये। इसका मतलब है यहाँ जो करंट जाएगा वो यहाँ नहीं जाएगा, तो ये सीरीज में नहीं है। लेकिन यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे ही करंट फ्लो होता हुआ यहाँ तक जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों से। तो मैंने दोनों को ही लिख दिया, दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज में है, और यहाँ से और यहाँ पे करंट लगा है, तो ये इनका पैरेलल हुआ। फिर जो करंट यहाँ पे आया सी में वो फिर से यहाँ से निकल गया। तो ये डायग्राम को रीड्रॉ करने से हमारे पास इस तरह से बना। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि इसने लिखा है कि ये यूनिफॉर्म वायर है रेजिस्टेंस की, इसमें रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो ये वायर 10 सेंटीमीटर है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। R5 है, यहाँ पे 10 ओम होगा। उसी तरह से ये जो वायर थी इसकी लेंथ मैंने पूरा बोला था 20 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर वायर है, तो 20 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हुआ 20 ओम। तो 20 ओम से कुछ रेजिस्टेंस इस वायर का होगा, कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका और कुछ इसका। पर आप ये देखिए 60 डिग्री एंगल देने का मतलब क्या है, 60 डिग्री एंगल देने का मतलब है अगर ये 60 है तो ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो ये साइड ये साइड ये साइड बराबर हुई। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ तो इसका भी 10 ओम हुआ और इसका भी 10 ओम हुआ। तो आपने लिखा है रेजिस्टेंस 2 जो है ये भी 10 ओम हो गया, और रेजिस्टेंस R3 जो है ये भी आपके पास 10 ओम हो गया। तो यहां से ये पता चल गया कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब जब ये 10 ओम है तो ये बाकी कितना बचा, क्योंकि टोटल लंबाई थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को 20 ओम होना था, तो 10 ओम इसका हो तो ये बाकी बच गया, इसका भी 10 ओम है, तो आपने लिखा इसका 10 ओम। उसी तरह से ये 20 सेंटीमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 20 ओम हुआ, R3 है 10 ओम, तो ये बच गया 10 ओम, तो R4 भी आपके पास 10 ओम हुआ। क्लियर। बाकी इस एंगल का और कोई लेना देना नहीं है, इस एंगल से ये बताना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इनके तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, जितने इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये लिखा मैंने A, ये आपके पास R1 है, ठीक है, और ये पॉइंट है D, और D पॉइंट के पास आपके पास दो कनेक्शन हो जाते हैं, तो ये दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज को हमने पता है डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो आप इनको जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिया, और नीचे कितना था इसको ऐसे रहने दिया, तो आपके पास ये C पॉइंट और यहाँ पे आपने B लिखा, सॉरी यहाँ पे बनाना भूल गया मैं, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये कितना था ये 10, ये 10 लिख दिया, और 10 + 10 ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये भी कितना है 10 है। तो आप देखें ये 10 ओम हो गया, ये दोनों प्लस हो गए 20 हो गया, ये 10 ये नीचे बच गया और ये 10 ये आ गया। अब यहाँ से देखें आप, अब इनको सोल्व करने से पहले जब ये करंट यहाँ से फ्लो करता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी डायरेक्ट D पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी D पॉइंट से जुड़ा है, और उसका दूसरा सिरा C पॉइंट से जुड़ा है, और ये भी C पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं तो पैरेलल होते हैं। तो ये जब पैरेलल है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने कैपेसिटर के केस में देखा था कि अगर हमारे पास दो होते हैं, फार्मूला तो आपको पता ही है पैरेलल के लिए आप कैसे करते हो, यहाँ पे 1/20 + 1/10 वो फार्मूला लगाएंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1/20 + 1/10 वैसे निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है इसका कि आप इनको फार्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ओवर ऐड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कितना आएगा, तो ये 20 प्लस ये लिखा है 20 × 10, और नीचे 20 + 10 करेंगे तो 30, 0 से 0 कट गया, आपके पास आ गया 20/3, ये आंसर आया 20/3 ओम। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला 20/3 ओम। तो अब हमारे पास ये इस तरह से आया, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ये B। तो ये 10 है, 10 ओम है, ये है 20/3 ओम है, और ये भी 10 ओम है। देखिए 10 और इन दोनों को निकला 20/3 ओम और ये 10 ओम। अब ये कैसे आ गए सिरीज में। अब सीरीज में तो उनका क्या करते हैं, तीनों को इकट्ठा जोड़ देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो आप लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 20/3 + 10। जब इनको आप सॉल्व करेंगे
तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 खुद करिएगा, ये आपके पास आएगा 80/3 और जब इसको ऐड कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके आपके पास आएगा 26.67 ओम। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज दे हैव वैल्यू 25 ओम equivalent resistance, and when they are connected in parallel their equivalent resistance is 4 ohm. Find each resistance. हमारे पास दो रेजिस्टर हैं, दोनों को जब हम सीरीज में लगा रहे हैं, एक को हमने R1 बोल दिया, एक को हमने R2 बोल दिया, जब उनको सीरीज में लगा रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना है, 25 ओम। और जब इनको रेजिस्टेंस को आप पैरेलल लगा रहे हो, तो रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आ रहा है, 4 ओम। तो इसने बोला बताइए R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 इक्वल टू 25। जब पैरेलल में आते हैं तो हम लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना था, RP, तो 1/RP यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप इस तरह से निकालते हो, इसको उल्टा कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये था कि दो हैं तो उनको पहले मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारे पास एक फार्मूला है। r माइनस R2 आपने निकालना है, R1 प्लस R2 आपके पास 25 है, 25 का स्क्वायर, R1 R2 आप यहां से निकाल लेंगे, R1 और R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 4। ये इस रकम को इधर ले जाइए, तो R1 R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R1 प्लस R2। यहाँ से R1 R2 इज इक्वल टू 4 और R1 प्लस R2 आपने बताया पहले 25 है, 25 यहाँ ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास हो गया 100। तो R1 R2 आपके पास आ गया 100। तो मैंने ये 4 R1 R2 की जगह लिख दी यहाँ पे 100। तो यहाँ पे मेरे पास रकम क्या बन गई है, 625 और ये 400 और ये आ गया 225। तो स्क्वायर हटा दें तो आपके पास आया R1 माइनस R2 किसके बराबर आया, तो ये आपके पास आया 15 के बराबर। ठीक है, R1 माइनस R2 15 आया, 225 का अंडर रूट जब आपने किया। अब आपके पास एक इक्वेशन शुरू में आई थी, दैट इज R1 प्लस R2 और एक ही आई R1 माइनस R2। दोनों को सोल्व करें आप, तो दोनों को सोल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड किया तो ये कट गया, आपके पास आ गया 2R1 इज इक्वल टू 40, R1 इज इक्वल टू 20। R1 आपका आ गया, यहाँ पे भर दीजिए, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन में भर दीजिए, R1 यहाँ भर दीजिए 20, तो R2 आपके पास आ जाएगा। R1 20 भरी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा R2 माइनस R2 इज इक्वल टू 15 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15 माइनस R1 कितने 20। तो आपके पास क्या है, ये माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट गए, तो आपके पास R2 किसके बराबर आया, 5 के बराबर। तो इस तरह से आपके पास तो जो आंसर था एक ही आया, R1 20 ओम और ये